नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। तालाब में मछली बीज का संचयन और देखरेख। बोनसाई पौधे तैयार कर कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। बारिश का मौसम चल रहा है, तालाबों में भी जल का स्तर अच्छा हो गया है। ऐसे में अब किसान इन तालाबों में मछली बीज के संचयन कर सकते हैं और कार्य करते समय इसके बाद मछली तालाबों की विशेष देखरेख करनी पड़ती है, तभी मछलियों की बढ़वार अच्छी होती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बरौली, जिला समस्तीपुर की मत्स्य विशेषज्ञ अभिलिप्सा विश्वाल से। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली में मत्स्य विज्ञान के वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कार्प मछली के पालन की प्रणाली के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे बिहार रीजन में सब लोग कार्प मछली को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पूरी भारत में टोटल मछली जितना हमारे प्रोडक्शन होता है उसमें से 87% से ज़्यादा कार्प मछली का उत्पादन ही होता है। मुख्यतः से इंडियन मेजर कार्प वैरायटी में कटला, रोहू, मृगल और एग्जॉटिक कार्प वैरायटी में से सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प आदि को खेती किया जाता है। मत्स्य पालन हेतु 0.2 हेक्टेयर से 5.0 हेक्टेयर तक की ऐसी तालाबों का चयन किया जाना चाहिए जिनमें वर्ष भर 8 से 9 माह पानी भरा रहता हो। तालाबों को सदाबहार रखने के लिए जल की आपूर्ति का साधन होना चाहिए। तालाब में वर्ष भर 1 से 2 मीटर पानी अवश्य बना रहे। तालाब ऐसे क्षेत्रों में चुना जाए जो बाढ़ से प्रभावित न होते हों तथा तालाब तक आसानी से पहुंचा जा सके। यदि तालाब से पानी निकालना संभव न हो तो तल को समय समय पर रेकिंग करते रहना चाहिए तथा 1 टन चूना प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष किस्तों में डालना चाहिए। और तालाब का जो डेप्थ होगा वो वैरी करते हैं, आप किस स्टेज से किस स्टेज का मछली का पालन करना चाहते हो। अगर आप ग्रो आउट फार्मिंग करते हो तो आपको इस तालाब का डेप्थ चाहिए आपका 2.5 to 3 मीटर तक पानी डेप्थ चाहिए और पीएच उसके बाद आपका तालाब में नया खुदा गया तालाब में प्लाबक का मात्रा नहीं रहती है, इसीलिए कोई पुराने तालाब से प्लाबक छान कर नया तालाब में स्थापित करने का आवश्यकता है। उसके बाद हम चलते हैं तालाब में बीज संचयन की तरफ। बीज कितना संचयन करेंगे हम एक तालाब में? एक तालाब में अगर हम उंगली साइज का बीज यानी कि अंगुलिका मछली को संचयन कर रहे हैं जो कि 5 से 10 ग्राम साइज का होते हैं, तो हम 3000 से 4000 फिंगरलिंग यानी कि अंगुलिका मछली को संचयन कर सकते हैं। और बीज संचयन करने के समय ये हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी एक ही प्रजाति का कार्प मछली को तालाब में ना डाल के मिश्रित मछली पालन करें, यानी कि हम लोग कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प आदि वैरायटी का मछली को मिश्रण करके तालाब में यूज करें। तालाब में परिपूरक आहार, जैविक तथा रासायनिक खाद निर्धारित मात्रा में उपयोग करने पर मत्स्य बीज की संख्या सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 5000 फिंगरलिंग तथा मिश्रित मत्स्य पालन में 10,000 फिंगरलिंग संचय किया जा सकता है। तालाब पूर्ण तैयार होने के उपरांत विभिन्न मत्स्य प्रजातियां जैसे भारतीय मेजर कार्प मछलियों में कतला, रोहू एवं नैन और विदेशी कार्प मछलियों में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प का मिश्रित पालन विशेष लाभकारी होता है। कॉमन कार्प मछली का बीज मार्च, अप्रैल, मई में तथा अन्य कार्प मछलियों का बीज जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्राप्त किया जा सकता है।
अगर हम लोग एक ही प्रजाति का मछली को यूज़ करेंगे तो जैसे कि हम लोग सरफेस फीडर के यूज़ करें, यानी कि कतला और सिल्वर कार्प का यूज़ करें, तभी नीचे का एरिया आपका यूज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए मिश्रित मछली पालन करने की आवश्यकता है। तो फिर इसके बाद हम चलेंगे मछली को खाने का प्रबंधन कैसे करें। खाने का प्रबंधन के लिए पहला महीना आपको बायोमास की 5% के हिसाब से खाना प्रदान करने की आवश्यकता है। अब बायोमास किसको बोला जाएगा? जितना आपने फिंगरलिंग छोड़ा है, जैसे कि आप 3000 फिंगरलिंग छोड़े हो, प्रति फिंगरलिंग का वेट अगर आपका पहला महीना आपका 5 ग्राम हुआ तो उसको गुणन करके उसका 5% बॉडी वेट के हिसाब से पहला महीना आपको खाना प्रदान करने की आवश्यकता है। उसके बाद द्वितीय महीना से 5वां महीना 3.5% के हिसाब से फीड देने का आवश्यकता है। उसी हिसाब से फीड का रेट को कम करते करते छठा महीना तक 1% बायोमास के हिसाब से हम खाना प्रदान करेंगे। छठा महीना के बाद से जितना महीना का भी आप पालन करें, जैसे पकड़े आप लोग 12 महीना तक मछली पालन कर रहे हैं, तभी भी आप बायोमास का 1% के हिसाब से आप खाना प्रदान करने की आवश्यकता है। और हर महीना हमें तालाब में नमूनाकरण करके मछली का वेट का जांच करने की आवश्यकता है। जलीय वनस्पतियां मछली के शत्रु को आश्रय देती है। ये तालाब के ऑक्सीजन के संतुलन को प्रभावित करती है तथा जाल चलाने में बाधा उत्पन्न करती है। इनकी अधिकता से सूर्य की किरणें तालाब की तली तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे मछलियों की बाढ़ प्रभावित होती है। इसलिए मत्स्य पालन की जलीय वनस्पतियों को निकाल दें। 12 मासी तालाबों में अनेक प्रकार की मांसाहारी तथा अनचाही मछलियां रहती है। मांसाहारी मछलियां मत्स्य बीज को हानि पहुंचाती है, जबकि उनकी छोटी छोटी अनचाही मछलियां भोजन संबंधी स्पर्धा पर नुकसान पहुंचाती है, जिन्हें यदि संभव हो तो समय समय पर जाल चलाकर मांस भक्षी तथा अनचाही मछलियों को बाहर निकाल दें। यहाँ पे सवाल आता है कि मछली को ग्रोथ करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर आप फिंगरलिंग यूज कर रहे हैं तभी आपको ग्रोथ करने के लिए 10 से 12 महीना का समय लग सकता है खाना के साथ। अगर आप लोग उसी तालाब से 2 बार आपका फसल उपार्जन करना चाहते हो, तब आप फिंगरलिंग यूज ना करके ईयरलिंग यूज कर सकते हो, स्टंटेड ईयरलिंग यूज कर सकते हो। तो इसीलिए यह मछली 4 से 5 महीना में तैयार हो जाते हैं। स्टंटेड ईयरलिंग यूज करने से हम लोग एक तालाब से कम 2 बार हम लोग टेबल साइज फिश यानी कि मार्केटेबल साइज का फिश का उत्पादन करके किसान भाई लाभान्वित हो सकते। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। शहरीकरण के बढ़ने से वन बड़ी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में शहरी क्षेत्र के लोग बोनसाई पौधों को तैयार कर घर में ही बड़े वृक्षों का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, बोनसाई ऐसी कला है जिसमें बड़े वृक्षों को छोटे रूप में तैयार किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसको बिजनेस के रूप में भी कर सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए देखिए रिपोर्ट। किसान भाइयों, आज आपको हम ये बोनसाई के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उपयोगी है। और ये जो बोनसाई है, इससे है ना कई लाभ हैं। ये बड़े पौधे को हम छोटे गमला में लगा करके रख सकते हैं, उसकी ब्यूटी हम देख सकते हैं, उसका एस्थेटिक ब्यूटी देख सकते हैं, उसके फ्लावर्स को आप देख सकते हैं, उसके साथ ये बहुत उपयोगी है। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं।
ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने की कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। बोनसाई में हम ये देखेंगे कि वो छोटे पौधे को हम प्लांट को हम पॉट में रखते हैं। पॉट में जो मिट्टी होती है उसको छान करके उसको रखते हैं और हमें ये सोचना है कि हमें कितना बड़ा पौधा इसको रखना है, उस हिसाब से हम पॉट का साइज लेते हैं। मिट्टी का बर्तन चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, राउंड शेप का हो, स्क्वायर शेप का हो, जैसा हो बर्तन उसको फिर आप बोनसाई किस तरीके से रखते हैं। जैसे बरगद का पेड़ उसका अलग होगा, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, संतरा का पेड़ है, इस तरीके का बोनसाई आप उसमें तैयार कर सकते हैं। फूल वाले में बोगनवेलिया बहुत प्रचलित है, आप उसका देखेंगे जो ट्री आर्किटेक्चर है उसको हम इसमें लाना चाहेंगे कि अपने से। पात्रों का चयन। बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकलने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। तो इसे हमें देखना होता है, इसमें हमें खास करके ध्यान देना होता है कि मिट्टी क्या अच्छे से उसको तैयार करें। मिट्टी को जब हम उसको तैयार कर लेते हैं तो उसमें है ना सरसों की खल्ली और मिट्टी में देखते कोई ऐसी बीमारी ना हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इसको रोकना है। उसमें हम लिंडेन डस्ट मिला ताकि दीमक का कोई ना, खास कर झारखंड के मिट्टियों में इस सब चीज़ों को देखा जाता है, तो लिंडेन डस्ट मिला करके उसका चूर्ण हम ड्राई मैटर में दे और ये देखते हैं कि वो पानी को अच्छे देर तक सोखता रहे। इसीलिए जो पॉट होता है उसमें छेद होना चाहिए ताकि पानी भी निकलता चला जाए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। और उसमें हमें रूट की प्रूनिंग करते हैं, प्लांट की प्रूनिंग करते हैं और हमें देखना है किस दिशा में हमें ले जाना है। जब वो प्लांट उसमें हम पॉट में रखते हैं तो उसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ होता है तो हमको उस ग्रोथ को चेक करना है, उसको आगे नहीं बढ़ना देना है, बुशी नहीं बनाना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है। तो उसके लिए हम प्रूनिंग करते हैं। उसके जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स को अननेसेसरी बर्ड्स हैं, कहीं पे कई जगह के बर्ड्स निकल गए तो उसको हटा देंगे ताकि हमें उसमें अच्छा उसका ग्रोथ हो। अगर हम चाहते हैं कि वो स्लैंटिंग टाइप का हो तो वो, अगर आप चाहते हैं सीधा पौधा हो तो वो इस तरह का, आप चाहते हैं उसके कई ब्रांचेज हों तो वो होते हैं। और इसमें हमेशा इसको केयर करने की जरूरत है। पॉट्स को फिर हम बदलते रहते हैं। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साध कर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है।
फिर जब हम फर्टिलाइजर देंगे तो देखेंगे कि उस वक्त फर्टिलाइजर देंगे जब ग्रोथ सीजन होगा उसके पहले, और इसमें हम देंगे लिक्विड फर्टिलाइजर टाइप का। ज़्यादातर कोई हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सरसों की खल्ली दे दें, करंज की खल्ली को हम है ना लिक्विड फॉर्म में भी उसमें बीच बीच में डालते रहें तो ग्रोथ इसका अच्छा होगा। और इसके मेंटेन के लिए तो उसके है ना उसको हम इंसेक्टिसाइड उस पर हम डालेंगे, जैसे नुवान हो गया या ना मेटासिस्टिक्स हो गया, ये सब चीज़ को जो इंसेक्टिसाइड्स है उसको देख करके हम इसको मगर इसमें एक चीज़ है कि केयर करने की बहुत ज़रूरत है। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियाँ स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हों और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। और इसका इतना इम्पोर्टेंस है, इसमें आय में वृद्धि होगी। हमने जाके चाइना में देखा था, किसान लोग इसको अपनाए हुए थे। 25 साल का 50 साल का बोनसाई होता है। बोनसाई कुछ 2 साल 5 साल 7 साल का भी होगा, मगर अगर अच्छी वैरायटी और मेंटेन करेंगे, अगर सपोज ये 20 साल का बोनसाई है तो आपको मिनिमम मैं कहता हूँ कि 25 से 30 हज़ार रुपये एक प्लांट के आपके मिलेंगे। 10 साल का आपका बोनसाई है तो ईजिली हमारे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे जो 5 से 10 हज़ार रुपये आपको एक प्लांट कर देंगे। छोटा सा जगह रहेगा, आप घर के पीछे भी इसको लगा सकते हैं। बोनसाई एक बहुत अच्छा है और इसकी अगर किसी को जानकारी लेना है तो वो हमसे जानकारी ले सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उससे ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी समय में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में आसमान में मध्यम से घने बादल देखे जा सकते हैं। सक्रिय मानसून के कारण इस अवधि में हल्की वर्षा होने का अनुमान है तथा अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। कुछ स्थानों पर 24 और 25 को भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में अधिकतम तापमान 29 से 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पिछले 1-2 दिनों में अच्छी वर्षा हुई है तथा पूर्वानुमानित अवधि में भी अच्छी वर्षा की संभावना है। अतः किसान भाई को सुझाव दिया जाता है कि जिस खेत में वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया हो उसको निकालने की उचित व्यवस्था करें। धान की फसल जो 20 से 25 दिन की हो गई हो उसमें प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम यूरिया का उप परिवेशन करें। अगाध बोई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की निगरानी करें। सितंबर अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। किसान भाई 26 अगस्त के बाद इसकी बुआई उचास जमीन में करें। अरहर की पूसा 9 तथा शरद प्रभेद उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। बुआई के 24 घंटे पूर्व 2.5 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें और इसके बाद बुआई के ठीक पहले उचित राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित कर बुआई करें। अगाध धान की फसल में तना छेदक कीट की निगरानी करें। इसकी सूंडियां
तनों में घुसकर क्षति पहुंचाती है। इसके प्रकोप से प्रारंभिक अवस्था में पौधे की मध्य कलिका मुरझाकर सूखी हुई नजर आती है। इस प्रकार का लक्षण दिखने पर बचाव के लिए 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। खेतों में 5% क्षतिग्रस्त पौधे दिखाई देने पर करताप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का अथवा फिप्रोनिल 3G का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। धान की फसल में खैरा बीमारी दिखाई पड़ने पर खेतों में जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम तथा 25 किलोग्राम बूझा चूना का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव आसमान साफ रहने पर करें। उड़द की फसल में पीला मोजेक वायरस से ग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें। यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। रोग के विस्तार से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। मिर्ची की नर्सरी गिराने का कार्य अविलंब संपन्न करें। जिनका पौध तैयार हो वे किसान रोपनी करें। टमाटर की नर्सरी उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। इसके लिए काशी विशेष, काशी यमन, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा किस्से अनुशंसित है। फूल गोभी की रोपाई करें। बोरान तथा मोलिब्डेनम तत्व की कमी वाले खेत में 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स तथा 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मलिब्डेट का व्यवहार खेत की तैयारी के समय करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्म अघनी, पूसी, पटना मेन पूसा, सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद पूसा, मेघना काशी कुंवारी और अर्ली स्नोबॉल किस्मों की बुआई नर्सरी में उथली क्यारियों में गिराएं। गायों को लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए गुडपॉक्स वैक्सीन से टीकाकरण करावे। रोग प्रभावित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से बिल्कुल अलग रखें। पशुओं को वर्षा के पानी से एवं जल जमाव के पानी से बचाएं। इस मौसम में पशु गृह को हवादार रखें एवं नियमित रूप से साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जलालपुर जिला गया से मोहनलाल जी ने। आप बेबीकॉर्न मक्के की खेती करने पर जानकारी चाहते हैं तो मोहनलाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हम बात करते हैं बेबीकॉर्न की खेती के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो हमारी रबी की फसलें हैं, बेबीकॉर्न मक्का की एक प्रजाति है जिसमें नंबर ऑफ कॉप्स, जो नंबर ऑफ बेबी कॉप्स हैं, जो भुट्टे निकलते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। एक पौधे में सामान्यतः 3 से 4 भुट्टे आ जाते हैं। जब ये कॉब यानी भुट्टे शिशुआवस्था में होते हैं, इसमें जब रेशा निकलने लगता है, इनमें बालियों में, कॉब में रेशा निकलने लगे, रेशा निकलने के 24 घंटे के अंदर अर्थात परागण क्रिया होने से ठीक पहले हम कॉब को तोड़ लेते हैं। बेबीकॉर्न की बुआई के लिए जो हमारी मिट्टी हो वो दोमट, बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम होती हैं। इसके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये मृदाएं जल निकास युक्त होनी चाहिए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। तो अब बात करते हैं हम पोषक तत्व प्रबंधन की। क्योंकि बेबीकॉर्न मक्के की तुलना में घनी फसल है तो इसमें पोषक तत्व की ज्यादा मात्रा पड़ती है। एक अच्छी पैदावार के लिए मृदा की जांच कराकर उर्वरक का संस्तुति की जा सकती है, लेकिन संस्तुति न होने पर किसी प्रकार हम मृदा की चेक नहीं करा पाए हैं तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस, 75 किलोग्राम पोटास एवं 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर व्यवहार करना उपयुक्त पाया गया है। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय हम कतारों में दे देते हैं, जबकि नाइट्रोजन की बची हुई 1/3 मात्रा हम यूरिया के माध्यम से देते हैं और बुआई के करीब 20 से 25 दिन बाद देते हैं जब पौधा घुटने की ऊंचाई तक आ जाता है। नाइट्रोजन की अंतिम 1/3 मात्रा हम करीब 50 दिन बाद देते हैं जब पौधे में बालियां आना शुरू होने की स्थिति है, यानी धरबान आने की स्थिति होती है, उस समय देते हैं।
तो इस प्रकार नाइट्रोजन की आखिरी डोज जो 1/3 मात्रा है उसको हम 45 से 50 दिन पर देते हैं जब धनबाल निकलना शुरू होते हैं। अब बात करते हैं कि बेबी कॉर्न की कौन कौन सी प्रचलित प्रजातियां हैं। तो बेबी कॉर्न की हम उन प्रजातियों का जिक्र करेंगे जो हम अभी तक बहुत पॉपुलर हैं, जैसे HM4, HM4 बहुत ही अच्छी प्रजाति है। ये हाइब्रिड्स है, संकर प्रजाति है। इसकी उत्पादन क्षमता करीब 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है और ये करीब 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, अर्थात खेत में 65 दिन बाद इसकी तोड़ाई समाप्त कर ली जाती है। दूसरी प्रजाति है गोल्डन बेबी, ये भी एक हाइब्रिड है और इसकी भी उत्पादन क्षमता करीब 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक है और कटाई के बाद हरा चारा भी इन दोनों प्रजातियों में बहुत अच्छा मिल जाता है, करीब 400 कुंटल तक हरा चारा भी मिल सकता है। तो इसके बाद VL42। बुआई से पूर्व बीजों को कवकनाशी से लेना चाहिए ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसके लिए बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें। अब बात करते हैं हम इसमें स्पेसिंग का। जो बेबी कॉर्न की बुआई का दूरी होगा वो 40 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा। इस तरह से बात की जाए तो 1 हेक्टेयर एरिया में करीब 1 लाख बेबी कॉर्न का पौधा आ जाता है। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। जनरली देखा गया है कि बुआई के 15 से 20 दिन बाद जब सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है तो उस समय एक सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर हमें एक सिंचाई, हल्की सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है जिससे खेत में पर्याप्त नमी रहे तो पौधा हरा भरा एवं स्वस्थ रहता है तो उत्पादन अच्छा होता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।